हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मैं MPS 003 के स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूँ जून 2024 सेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व। ठीक है, जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है MPS 003 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, उनके लिए जून 2023 सेशन का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसको मैंने क्वेश्चंस विद आंसर्स डिस्कस किया है और हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में है। बायलैंग्वेज लैंग्वेजेस में जितने भी क्वेश्चन है सेक्शन 2 दोनों सेक्शन में 5-5 क्वेश्चन पूरा जो ये मैं आंसर सॉल्व करवाऊंगी ये MPS 003 जून 2024 सेशन का PYQ है। आप सेम देख लीजिएगा। ओके, सो उसमें जो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है ना, चलो मैं आपको दिखा भी देती हूँ जो MPS का क्वेश्चन है। ये देखिए, ये है MPS का जून 2024 का PYQ। ठीक है, और आप देखेंगे कि इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा गया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका की प्रकृति पूछा गया है। सेकंड, लोकतंत्र की स्थापना और क्रमिक विकास। थर्ड जो है जातिगत असमानता की प्रकृति। ठीक है, अब जो है हम इसमें देखेंगे कि इसमें भी है, हमने वही क्वेश्चन किया जैसे फर्स्ट में आपने देखा था अभी कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंध था, तो वही है। ऐसे अभी आप सेकंड में देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन भी सेम होगा क्योंकि जो सारे क्वेश्चन है मैंने PYQ उठाए। देखिए सेकंड में जो है राजनीति लोकतंत्र की स्थापना और क्रमिक विकास था। एंड थर्ड वन भी आप देख लीजिए, जातिगत असमानता। मतलब जितने भी क्वेश्चन है ना सारे PYQs के हैं, PYQ डिस्कस किया है। तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें हमसे पूछा गया है कि नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो हमारी कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है उनके बीच में कैसे संबंध है उनका हमें नेचर बताना है। तो हम अपने आंसर को इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो हम जो है ना सबसे पहले बताएंगे अपने आंसर में कि जो भारत का संविधान है वो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। मतलब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो पावर्स को है 3 डिविजन्स में बांटता है, जो कि किस में बांटता है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। ये तीनों क्या काम करता है, जो विधायिका होता है वो क्या करता है, कानून बनाता है। ठीक है, लॉ मेकिंग करता है। जो न्यायपालिका, जो कार्यपालिका होती है वो क्या करता है, जो विधायिका कानून आते हैं ना उस लॉ को आगे वो क्या करते हैं, इन कानूनों को आगे लागू करती है। जो न्यायपालिका है वो ये सुनिश्चित करती है कि जो कानून विधायिका ने बनाया है, जो कार्यपालिका ने लागू किया है, वो उसकी व्याख्या और समीक्षा करती है और साथ में न्याय की स्थापना करती है। ठीक है, तो इन तीनों से जो है, इन तीनों के बीच में जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है। लेकिन जो हमने क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कैसा संबंध है। हालांकि जो शक्तियों का विभाजन किया गया ना वो पूरे तरीके से नहीं किया गया, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए जो है ना ये आवश्यक है। थ्रू द सेपरेशन इज़ नॉट एब्सोल्यूट, इट इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ डेमोक्रेसी। जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है उनके बीच में क्या संबंध है, क्या सहयोग है, क्या टकराव होते हैं, उन चीज़ों को जो है हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव जुडिशरी शोज एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो हम जो है बताएंगे कि जो भारत में कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है उनके संबंध कैसे हैं आपस में। ठीक है, नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी रिलेशनशिप इन इंडिया। तो हम सबसे पहले जो है ना उनका संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पढ़ेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है उनके बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है और उनके बीच में डिविजन्स ऑफ पावर्स कैसे किस बात को लेके किया गया है। तो जो संविधान का अनुच्छेद 50 है, जो हमारा आर्टिकल 50 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत क्या है कि जो स्टेट है ना उसको न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग कर रखा गया है। जो स्टेट है हमारी उसको जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव से अलग करके रखा गया है, वो उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंड्स द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका जो है वो क्या करती है, वो प्रशासन और नीति निर्माण करती है। जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी, वो क्या करती है, लॉ की मेकिंग बनाती है, पॉलिसी मेकिंग करती है। जबकि जो न्यायपालिका है वो उन कानूनों की व्याख्या करती है और एक तरीके से रक्षा करती है। व्हाइल द जुडिशरी इंटरप्रेट्स लॉस। हम उसके बाद जो है हम आगे बताएंगे कि जो अलगाव है, अलगाव मतलब जो जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है उनके बीच जो शक्तियों का अलग अलग बंटवारा किया गया है वो किस बात के कायम रखने के लिए किया गया है, हमारे जो डेमोक्रेसी है उसको एक रखने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए जो है ये शक्ति का बंटवारा दोनों के बीच किया गया है। अब जो है ना हम दोनों का पावर ऑफ रिव्यू बताएंगे कि जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, जो दोनों की न्यायिक शक्ति है, दोनों के पास कितनी शक्ति है न्याय को लेकर। जो भारतीय न्यायपालिका है वो कानूनों और कार्यपालिका
के कार्यों की विधेयता की समीक्षा करने का अधिकार है। मतलब जो हमारा जुडिशरी है ना, वो क्या करता है, एक तरीके से हमारे एग्जीक्यूटिव के कार्यों, मतलब जो एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहा है उस पर नज़र रखता है। लाइक एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, कार्यपालिका में कौन आते हैं, पीएम आते हैं, सीएम आते हैं, मंत्री परिषद आते हैं, कैबिनेट आते हैं, ये सब जो है ना न्यायपालिका में आते हैं। और कार्यपालिका में आते हैं। और न्यायपालिका में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब आते हैं। तो जो न्यायपालिका है ना, वो इन सब के कार्यों पर क्या करती है, नज़र रखती है, ताकि ये जो लोग हैं ये तानाशाही ना हो जाए और ये अपनी मनमानी ना चलाए, ये लोगों की, जनता के हित में कार्य करे। द इंडियन जुडिशरी हैज़ द पावर टू रिव्यू द वैलिडिटी ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस। ये जो न्यायिक समीक्षा कार्यपालिका की मनमानी है, इस पर नियंत्रण रखती है। जो हमारी कार्यपालिका, पीएम, सीएम वगैरह जितने भी इसके अंदर आते हैं, मंत्रिमंडल, कैबिनेट। दिस जुडिशियल रिव्यू एक्ट एज अ चेक ऑन एग्जीक्यूटिव एब्डिट्रेनेस। ठीक है, जैसे कि जो मील का पत्थर है, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए क्या ले सकते हैं कि जो केशवानंद भारती नाम था और जो केरल राज्य था, उन्होंने क्या किया था 1917 में ना इस सिद्धांत को मजबूत किया था कि सिद्धांत को कि जो कार्यपालिका है उस पर कौन नियंत्रण रखेगी, न्यायपालिका। लैंडमार्क केसेस लाइक केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 रेनफोर्स दिस प्रिंसिपल्स। अब जो है हम दोनों के बीच में टकराव बताएंगे कि जो न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट किस बात को लेकर होता है हम लोग, और वो किस बात पे आपस में असहमत होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। उन चीज़ों को जो है हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। जो न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है उनके बीच में बहुत बार क्या नियुक्तियों और अधिकारों को लेकर मतभेद होते हैं। मतलब जो क्या है, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, उनके बीच में ना किसको लेकर लड़ाई होती है, अपॉइंटमेंट्स को लेकर और राइट्स को लेके, पावर्स को लेके आपस में उन लोगों के बीच में अक्सर लड़ाई होती है। जैसे कि जो न्यायाधीश की नियुक्ति है वो NGCA बनाम कोलिजियम प्रणाली विवाद प्रमुख उदाहरण है। मतलब जो न्यायपालिका जो कार्यपालिका है वो किसी पद की नियुक्ति करने के लिए भी आपस में लड़ती है कि ये पावर हमें चाहिए, हमें चाहिए। इसके लिए जो है हम एग्जाम्पल में ये लिख सकते हैं कि जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है उसमें जो है वो आपस में लड़ाई करते हैं। इसका एग्जाम्पल है NGAC एंड कोलिजियम, ठीक है, विवाद। फॉर एग्जाम्पल द NGAC वर्सेस कोलिजियम सिस्टम कंट्रोवर्सी ओवर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड इट्स अ नोटेबल केसेस। इसके अलावा भी जो कई बार कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, वो क्या करती है, न्यायिक निर्णयों को लागू करने में देरी करती है। मतलब जो एग्जीक्यूटिव है ना, वो किसी भी जुडिशियल वर्डिक्ट्स को क्या करती है, डिले करती है इम्प्लीमेशन करने में, जिससे दोनों के बीच जो है टकराव की स्थिति और संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। आपस में जो है वो लोग एरिया ऑफ कोऑपरेशन, मतलब जो उन लोगों के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिसमें उन दोनों को सहयोग दिखाना पड़ता है। तो उसमें हम बताएंगे कि लोकतंत्र की सफलता के लिए दोनों अंगों को आपसी सहयोग जरूरी है। मतलब उन दोनों को जो है आपस में सहयोग होना कंपल्सरी है। कोऑपरेशन बिटवीन द टू ऑर्गन्स इज एसेंशियल फॉर अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। आपदा प्रबंधन, जैसे कि आपदा कुछ आती है तो उन दोनों को आपस में मिलकर काम करना होता है। लोगों के अधिकारों की रक्षा जैसे अधिकार और जब लोक कल्याण जैसे कुछ मामले होते हैं ना, तो उन दोनों में क्या होता है कि दोनों को ना आपस में मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, ना कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स करें। कोऑर्डिनेशन इज इन मैटर्स लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड पब्लिक वेलफेयर। तो ये जो टॉपिक्स है, पब्लिक वेलफेयर, ह्यूमन राइट्स और डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इस पे जो है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को आपस में मिलकर काम करना होता है। न्यायपालिका ने कई बार जनहित याचिकाओं के द्वारा सरकार को सकारात्मक कार्यों के लिए प्रेरित किया है। जनहित याचिका ये होती है कि जो लोग अपने कुछ पिटीशन डालते हैं कोर्ट में कि उनके साथ ये हो रहा है अन्याय, तो क्या करती है कि जो न्यायपालिका है उस केस को क्या करती है, सुनवाई करती है। और उसके बाद जो गवर्नमेंट है, जो कार्यपालिका है, उनका उस पर फोकस लाती है कि इस मामले में जो है गवर्नमेंट को कार्य करना है, पॉजिटिव कार्य करना है। तो इससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित होती है। जो न्यायपालिका है वो लोगों की याचिकाओं को सुन करके कई बार कार्यपालिका को धत्कारती है, और कार्यपालिका को धुतकार सुनने के बाद जो है वो कार्य करने के लिए बहुत प्रेरित होती है और मजबूर भी कह सकते हो एक तरीके से। Judiciary has often motivated the government towards positive action through public interest legislation.
जो लास्ट 5th पॉइंट है हम उसमें बताएंगे कि अभी और मतलब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, मतलब अभी के समकालीन के समय में क्या स्थिति है दोनों के बीच में। तो वर्तमान समय में जो न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है उन दोनों के कार्यों की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की भूमिका निभाई गई है। मतलब जो हमारी जुडिशरी है ना, न्यायपालिका, वो क्या करती है कि जो भी कार्य कर रही है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, उसके कार्यों पर निगरानी रखती है, और कार्यपालिका जो भी काम कर रही है वो ट्रांसपेरेंटी के साथ कर रही हो और अच्छे हित में कार्य कर रही होती है। इस बात को कौन सुनिश्चित करता है? न्यायपालिका। इन रिसेंट टाइम द जुडिशरी हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। हालांकि हम कई बार देख लेते हैं कि जो कार्यपालिका है वो क्या करती है, न्यायिक सक्रियता को अपने कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप मानती है। न्यायिक सक्रियता मतलब क्या कि जो जुडिशरी है ना, न्यायपालिका, वो बार बार कार्यपालिका को ये याद दिलाती रहती है, हस्तक्षेप बताती रहती है कि उन्हें ये कार्य करना है। तो वो न्यायिक सक्रियता मतलब न्याय की स्थापना करने के लिए जो न्यायपालिका है वो बार बार कार्यपालिका को समय समय पर बताती रहती है। तो जो कार्यपालिका है ना, वो क्या करती है कि जो न्यायपालिका है वो टाइम पर जो है उनके कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं। हाउएवर द एग्जीक्यूटिव समटाइम्स कंसिडर जुडिशियल एक्टिविज्म एज अ इंटरफेयर इन इट्स डोमेन। इस संबंध में जो है बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जो है हम संविधान की भावना के लिए अनुरूप करते हैं। मेंटेनिंग बैलेंस इन दिस रिलेशनशिप इज़ इन लाइन द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कंक्लूजन में जो है हम बताएंगे कि जो भारत में कार्यपालिका है और न्यायपालिका है उन दोनों का जो संबंध है वो कैसा है। एक तो सहयोग का है कि कई मामलों में जो है वो आपस में मिलते हैं, जैसे कि मानव अधिकार हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, या मानव अधिकारों की सुरक्षा हो गया। तो कई स्थिति में जो है उन दोनों के बीच में संघर्ष और तनाव देखने को मिलता है। कैसे कि कई बार कार्यपालिका बोलती है कि न्यायपालिका उनके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं। कई बार जो है वो क्या करते हैं कि किसी की उसको, जैसे कि जुडिशरी है, जो जजेस वगैरह हैं, उनके चुनाव के लिए जो है शक्तियों के लिए आपस में दोनों लड़ते हैं। जहाँ न्यायपालिका कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाती है, वही कार्यपालिका को भी न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। जो न्यायपालिका है ना, वो कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाती है। इसका मतलब ये है कि कार्यपालिका को जवाबदेह बनाती है, जनता के प्रति और कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो वही जो कार्यपालिका है उसका भी काम ये है कि वो न्यायपालिका की थोड़ी रिस्पेक्ट करे। जो न्यायपालिका बोल रही है वो लोगों के हित में बोलती है, तो उनको न्यायपालिका की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। While judiciary holds the executive accountable, the executive too must uphold the dignity of the judiciary. इस तरह एक जो मजबूत लोकतंत्र है वो दोनों के बीच क्या करता है, ट्रांसपेरेंटी और बैलेंस बनाने के लिए कोशिश करता है। और ये जो है एक मजबूत लोकतंत्र डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए दोनों के बीच जो है आपसी सहयोग होना चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एंड बहुत अच्छा बैलेंस होना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आएंगे। ये भी जो है जून 2024 सेशन का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो है ना हमसे पूछा गया है कि भारत में जो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई थी, डिस्क्राइब ब्रीफली द एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। मतलब जो भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई थी उसका धीरे धीरे किस तरह में विकास हुआ है और किस तरीके से आर्थिक विकास हुआ है, इन सारी चीज़ों को जो है हमें संक्षेप में बताना है। संक्षेप में हम बताएंगे तो जो है हम अपने आंसर को इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। एंड इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि जो भारत है वो स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाता है। जो इंडिया है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग जो है डेमोक्रेसी को अपनाते हैं, जिसकी जो नींव है वो भारतीय संविधान ने रखी थी। जो डेमोक्रेसी है वो हमने कहाँ से लिया, वो हमने भारत के संविधान से लिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडोप्टेड अ डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉर गवर्नेंस फाउंडेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। वही आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है उसको योजनाबद्ध रूप में किया गया, जिससे क्या हुआ, समय पर बदला गया। जो आर्थिक विकास हो रहा था, जो आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया थी, उस प्रोसेस को क्या किया गया, एक प्लान बनाया गया और उस मॉडल के थ्रू क्या हुआ, टाइम पर योजनाबद्ध किया गया, जिससे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने क्या किया, 5 ईयर प्लान बनाए। उसको 5 ईयर प्लान क्यों बनाए, ताकि जो है हम अपना आर्थिक विकास कर सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके, और उसको जो है हम एक तरीके से पहले से 5 साल के लिए हमें क्या क्या करना है योजनाबद्ध बना कर लेते थे, और समय समय पर उसको बदलते थे हर 5 साल में आवश्यकता होने पर। हमारे लक्ष्य निर्धारित होते थे कि हमें इस 5 वर्षों में क्या क्या हासिल करना है। जो राजनीतिक लोकतंत्र है और आर्थिक विकास है उसको आपसी संबंध भारतीय राष्ट्र की धुरी रहा गया है। मतलब कि
कि अगर हमारा लोकतंत्र और आर्थिक विकास दोनों हो जाता है तो क्या होगा कि जो भारतीय राष्ट्र निर्माण है उसका निर्माण होगा। The interconnections of political democracy and economic development has remained central to India's nation building। ठीक है, तो जो अब हम अपने आंसर को स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन बताने के बाद आंसर में जो हम बताएंगे कि जो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना है वो कैसे हुई। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। भारतीय संविधान में सार्वभौमिक मताधिकार की व्याख्या की गई जिसने प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया। सार्वभौमिक मताधिकारी होते हैं कि जो भी व्यक्ति 18+ है उसको वोट देने का राइट है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो। साथ ही जो हमारा संविधान है उसने ये सुनिश्चित किया कि सबको प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार मिले, तभी जो है डेमोक्रेसी की स्थापना होगी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशमेंट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस ग्रांटिंग एवरी सिटीजन टू राइट टू वोट। एंड सेकेंड चीज़ जो है क्या हुआ कि 1952 से पहले जो 1952 में 1952 में जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था आम चुनाव, जिसमें लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव रखी गई। मतलब कि जब हम जो स्वतंत्रता हमें मिली थी, स्वतंत्रता के बाद हमने क्या किया, सबसे पहले जब 1952 में जब फर्स्ट वोट हुआ था उसमें क्या किया गया, सब लोगों को सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार दिया गया। एंड सेकंड चीज़ क्या था कि जो आम चुनाव हुआ था 1952 में उसमें ही जो है सबसे पहले लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव रखी गई। ये देखिए हेडिंग में हमने लिखा है कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई। उसके बाद जो है हम बताते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि जो भारतीय संविधान है उसमें सार्वभौमिक अधिकार सबको दिया जाता है। और 1952 में जब पहला चुनाव हुआ तो उसमें ही जो है लोकतांत्रिक प्रणाली मतलब डेमोक्रेसी की स्थापना की जाती है। और साथ ही साथ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और पंचायत स्तर तक के चुनाव प्रणाली को अपनाया जाता है। A multi-tiered electoral system was adopted from लोकसभा टू पंचायत। अब जो है हमने बताया कि जो लोकतंत्र उसका विकास कैसे हुआ है। अब जो है हम थोड़ा उसका क्रमिक विकास बताएंगे कि 1 by 1 वो कैसे धीरे धीरे विकसित हुआ। ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि हमसे पूछा गया है। ये देखिए क्वेश्चन में जो है हमसे पहले पूछा गया है कि लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई। तो कैसे हुई, 1952 में फर्स्ट इलेक्शन में किया गया था इसका, जिसके साथ हमने लोकसभा, राज्यसभा और पंचायत राज्य से चुनाव को अपनाया। इसके बाद अब जो है क्रमिक विकास पूछा गया है और फिर आर्थिक विकास बताएंगे। तो अब जो है हम क्रमिक विकास बताएंगे कि जो लोकसभा है उसका क्रमिक विकास कैसे हुआ। ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो समय के साथ साथ जो है क्या हुआ, भारत में लोकतंत्र ने संस्थागत मजबूती पाई। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, भारत में लोकतंत्र बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। जैसे कि स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना हुई, चुनाव आयोग की स्थापना की गई, इलेक्शन कमीशन की, और जो मीडिया है उसको स्वतंत्र रखा गया, प्रेस वगैरह को। ओवर टाइम डेमोक्रेसी इन इंडिया गेन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ लाइक व्हाट थ्रू एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मतलब कि जो न्यायपालिका है वो न्याय करेगी लेकिन किसी के अंदर दबाव में रहकर नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन मतलब चुनाव आयोग जो क्या करती है, हर 5 वर्ष में चुनाव कैसे होगा और चुनाव कैसे होगा और कैसे प्रणाली होगी ये सुनिश्चित करती है। और साथ में जो मीडिया है जो कि नागरिकों को समय समय पर जागरूक रखने का कार्य करती है। तो क्या हुआ कि क्रमिक विकास में क्या हुआ कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने समय के साथ साथ क्या हुआ, हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूती लेता गया। क्योंकि जो है हमने स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की, चुनाव आयोग की स्थापना की, स्वतंत्र मीडिया की और बहुत सारी चीज़ें चेंजेस की। दलित, आदिवासी, महिलाएँ और जो पिछड़े वर्ग है उनको राजनीति में भागीदारी का मौका मिला। जो SC, STs, OBCs या माइनॉरिटीज़ या जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ वगैरह है, जो बैकवर्ड क्लासेस है, वुमेंस वगैरह है, आदिवासी, दलित वगैरह, उन सबको जो है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन का राइट मिला हमारे संविधान के थ्रू। हाल ही के वर्षों में देखा गया है कि जो क्षेत्रीय दल है, जो गठबंधन सरकार है और जो जन आंदोलन है उनकी भी भूमिका बढ़ी है। मतलब क्या हुआ है, धीरे धीरे जो है रीजनल पार्टीज बढ़ने लगी है, गठबंधन की सरकारें बढ़ने लगी है और जो आंदोलन है वो धीरे धीरे अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं किसमें, लोकतंत्र के विकास में। रिसेंटली रीजनल पार्टीज, कोलिशन गवर्नमेंट्स एंड पीपल्स मूवमेंट हैव गेन सिग्निफिकेंस। अब जो है हमने तो इकोनॉमिक विकास से ऐसे किया वो बता दिया। अब जो है हम आर्थिक विकास कैसे कर रहे हैं, हमने स्वतंत्रता के बाद अपने लोकतंत्र का वो बताएंगे। डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
अब जो है हम बताएंगे कि स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र में जो आर्थिक विकास है वो कैसे हुआ। लोकतंत्र का क्रमिक विकास तो हमने बता दिया, अब हम आर्थिक विकास बताएंगे धीरे धीरे कैसे हुआ। तो जो 1947 है जब हम स्वतंत्र हो गए, तो 1947 से लेकर 1991 तक जो है हमने भारत में योजनाबद्ध मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? पूंजीवाद और समाजवाद का मिक्सचर। पूंजीवाद जो है बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करेगी। गवर्नमेंट मार्केट में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मार्केट के जो रेट्स वगैरह है वो व्यक्ति निर्धारित करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति है वो एक विवेकशील और तर्कसंगत प्राणी है। लेकिन जो समाजवाद है वो कहते हैं कि मार्केट वगैरह में क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट का पकड़ होना चाहिए। गवर्नमेंट को सारे रेट वगैरह डिफाइन करना चाहिए। गवर्नमेंट को जो है लोगों के हित में कार्य करने चाहिए, ताकि जो समाज के जो गरीब या दलित वर्ग है उनका शोषण ना कर सके ये पूंजीवाद। तो जो भारत है उन्होंने किसी एक पूंजीवाद या समाजवाद को ना अपना करके क्या किया, दोनों का मिश्रण अपनाया। मतलब दोनों का मिश्रण जो है इंडिया में देख सकते हो आप। जिससे क्या हुआ कि जो राज्य का है उसमें राज्य का हस्तक्षेप प्रमुख रहा। मतलब हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई 1947 से 1991 तक, और उसमें जो स्टेट है उसमें इंटरफेयर कर सकता है कि कोई अगर कुछ ऐसा कार्य कर रहा है जिससे देश को हित को नुकसान है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। From 1947 to 1991, India adopted a planned mixed economy with dominant state control. क्या किया हमने 1947 से जब हम आज़ाद हुए तो क्या किया हमने पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई। मतलब पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती है? 5 ईयर प्लान, कि जो हम अगले 5 सालों में क्या करेंगे उसका प्लान हम पहले से बना लेते हैं, और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए जो है हम पूरी मेहनत करते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई हमने, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास किया, साथ ही साथ औद्योगिक नीति भी अपनाई। जब औद्योगिकरण हुआ तो औद्योगिक क्रांति में हम लोग जो है काफ़ी आगे बढ़े। मतलब जो औद्योगिक क्रांति था ना उस 90 के सेंचुरीज में जो चल रहा था, तब हम लोग भी जो है अपनी योजनाएं कंटिन्यू रख रहे थे, और धीरे धीरे जो है हमने अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। खुले द्वार की नीति वगैरह अपनाई हमने, जिससे हमारा जो है आर्थिक विकास हुआ। मतलब कोई अदर स्टेट जो है लाइक अमेरिका, चाइना, तो वो इंडिया में आके क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनीज बना सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। 5 ईयर प्लान बनाए हमने, पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंशन किया, एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वर की फीचर्स इन दिस एरा। साथ ही साथ क्या हुआ कि जो 1991 के बाद है उसका किस तरीके से जो है लिबरलाइजेशन फैला, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। तो हमने 1991 के बाद क्या किया वो बताएंगे कि 1991 में जो आर्थिक संकट आया था उसके बाद क्या हुआ, हमने नई आर्थिक नीति लागू की, जिसमें क्या हुआ कि हमने LPG को अपनाया। LPG स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, मतलब उदारीकरण, P मतलब निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन, एंड G मतलब ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। तो हमने LPG को अपनाया 1991 में, जब हमारा भारत तक आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तो हमने LPG को अपनाया। मतलब कि हमने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, मतलब जो है हम लिबरल हो गए। हमने अपने जो मार्केट है उसको ओपन किया, कुछ क्षेत्र हैं उनको प्राइवेट किया, एंड क्योंकि प्राइवेट जो क्षेत्र होता है ना वो मुनाफे के लिए कार्य करते हैं, तो जिससे क्या होगा, देश की GDP ग्रोथ बढ़ेगी। और ग्लोबलाइजेशन मतलब हमने ऑल ओवर इंडिया में अपना कार्य करना या बिजनेस फैलाना या संस्कृति फैलाना स्टार्ट कर दी।